अगर आप कलर्स को भी स्टडी करें तो 3 बेस कलर्स होते हैं, रेड एंड आई थिंक ब्लू एंड येलो, और इनके मिक्सचर से जो आपकी पूरी पैलेट है, यानी रंगों की जो पूरी सीरीज है उसके डिफरेंट डिफरेंट रंग कम ज्यादा करके इंटरमिक्सिंग करके आप बनाते हैं। उसी तरह से अल्लाह ने बड़े खूबसूरत तरीके से कुछ आप कुछ बेस इमोशंस दिए हैं, और फिर इन इमोशंस की इंटरमिक्सिंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन से आपको बहुत सारे इमोशंस मिलते हैं। तो अगर एक शख्स को अल्लाह ताला की सलाहियत अता फरमा दें कि एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम जहाँ उसके सामने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं जो कि हमारी आम जिंदगी में होती ही हैं, नोट दैट अभी आप जैसे इस क्लास में मौजूद हैं, मोस्ट लाइकली इस क्लास में आप ब्राइटली कह सकते हैं, अनइमोशनल तो नहीं कहूँगी, योर प्रेजेंस इन क्लास इज आल्सो योर इमोशनल, वन ऑफ योर इमोशनल स्टेट्स, बट वेरी प्लासिड, एज इन आप बहुत रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल, बट जो दीगर जिंदगी के मरहले होते हैं और सिचुएशंस होती हैं उसमें वो तो एन एरे ऑफ इमोशंस, उसमें इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, इतने सारे आपको जज्बातों का एहसास होता है एक टाइम में, दैट अगर मैं ये कहूँ कि अपनी इमोशंस की मैपिंग कर दीजिए, ये बता दीजिए कि इस वक्त आपको क्या क्या फील हो रहा है, तो 90% ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू डायग्नोस, ये वो प्रॉपर डायग्नोसिस, एकदम करेक्ट डायग्नोसिस आप उसका नहीं दे पाएंगे। खुद के ही इमोशंस, इट्स जस्ट नॉट विद विमेन, इट्स विद मेन एज वेल, इनफैक्ट उनके लिए ज्यादा ही मुश्किल होता है, वो दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर, तो वो आपको कंफर्म आंसर तो दे देंगे, पर अगर मैं उनकी मतलब मैं एज एज अ साइंटिस्ट उनकी प्रोफाइलिंग करूँ और उनसे कहूँ अपनी प्रोफाइलिंग इन द सेम सिचुएशन करके दे, तो उसमें आप देखेंगे रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा ही फर्क आएगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारे 4 बेसिक इमोशंस हैं, हम उन इमोशन से रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही स्टडी कर रहे हैं। रीजन यही मेजर हार्मोन्स हैं या यही मेजर इमोशनल स्टेट्स हैं जो हमारे डिसीजंस को, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को गवर्न कर रहे हैं। दे आर द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, देन जॉय, फियर एंड ग्रीफ। अब आप एक्साइटमेंट और जॉय को मिक्स मत करिएगा, आप शॉक की स्टेट में भी एक्साइटेड होते हैं, आप एक्साइटमेंट अंग्रेजी जबान में पॉजिटिव कॉनोटेशन में या खुशी के साथ मिक्स करके देखा जाता है, पर यहाँ पर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है दैट इज बेसिकली साइकोलॉजी रिलेटेड। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि अभी हमने साइकोलॉजी पे नहीं जाना है, मैंने आपको सिर्फ इस चीज से वाकिफ कराया कि हाउ टू लुक एट द थिंग, देखना कैसे है चीज। Okay, today we'll be covering. Actually, I wanted detailed sessions, पर I have decided कि अब इसको क्लब करके पढ़ेंगे। सेरोटोनिन और कोर्टिसोल ये दो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनको आज हम क्लब करके एज लाइक एक ही सेशन में कवर करेंगे, इसीलिए एक्सटेंडेड सेशन की रिक्वेस्ट की थी मैंने। और अगली सेशन में आपके ऑक्सीटोसिन और डोपामिन करेंगे। एक खास वजह है इनको इस तरह से मैप करने की, वो वजह आपको जब आप सेशंस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद ही वाज़ेह हो जाएगी। हम उसको डिस्कशन और मतलब मल्टीपल लेवल्स पे एक्सरसाइज में लेके आएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और आपने अगर आप उन प्रोजेक्ट्स को करते हैं, इन केस यू डू इट, देन ओनली यू विल कम टू नो कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज, और उसका इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या कनेक्शन है, उसकी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्यों एक खास किस्म से क्लबिंग करके इसको पढ़ाया गया था। Okay. Now, starting with that, I had a very genuine question from one of the participants in the last class. इन्होंने हमें पूछा कि मैम आप इतना हमको बायो पढ़ा रही हो, इतनी केमिस्ट्री पढ़ा रही हो, ये बता रही हो, वो बता रही हो, अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, हम इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास में बायो की कोर्स क्यों कर रहे हैं, एंड दे बीइंग नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट्स, उनकी बैकग्राउंड नहीं थी उतनी बायो की, तो उनको क्यों उन्होंने बायो की सब्जेक्ट की चॉइस भी नहीं की, तो उन्होंने क्यों पढ़ा। आज उसका मैं वाज़े तौर पे आंसर दे सकती हूँ कि मैंने उनको लास्ट क्लास में भी दिया था, बट लाइक आई कैन बी वेरी एक्सप्लिसिट टुडे। You might be seeing this figure on your this presentation sheet on your screen.
इसमें जो टॉप राइट कॉर्नर पे आपकी एक तस्वीर आ रही है, इट्स अ मैप। इसमें आप देखें एक रिले है, एक रिले है। अगर आप मेरी कर्सर देख सकते हैं तो काइंडली रिस्पॉन्ड। कैन यू सी माय कर्सर? यप। ओके, सो वी स्टार्ट विथ ट्रिगर। कुछ हुआ, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ, दैट्स अ ट्रिगर। ट्रिगर ने एक बॉडी में एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। ट्रिगर कैन बी अ बिग इवेंट, ट्रिगर कैन बी अ स्मॉल थिंग, बट कुछ भी ट्रिगर हुआ, उसने बॉडी में एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। उस रिस्पॉन्स से आपके एक्शन की कोई टेंडेंसी बनी। जैसे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और एक 5 साल बच्चा है, और बच्चे ने सपोज करें वो सोफे में कूद रहा था, सो वो ट्रिगर है पेरेंट्स के लिए। दोनों पेरेंट्स उसको देख रहे हैं। सो द जैसे ही ये कूद रहा है बच्चा, so now sofa is a small place, so the mother and the father both will have the anticipation कि गिर ना जाए। both of them will have this anticipation, चोट तो नहीं खा जाए। तो हो सकता है कि उसको देखते के साथ माँ बोल पड़े कि कूदो नहीं, गिर जाओगे। एंड द सेम थॉट द फादर ऑल्सो हैड, बट उनका बॉडीली रिस्पॉन्स, मदर पहले से बोल पड़ी, सो बॉडीली एक रिस्पॉन्स, उनकी बॉडी ने इन्फो को प्रोसेस किया, ऐसा ना हो चोट लग जाए। एंड शी इमीडिएटली एक एक्शन की टेंडेंसी उनकी आई, और उन्होंने एक्सप्रेस अपने बिहेवियर में एक्सप्रेस किया कूदो नहीं और गिर जाओगे। सो नाउ द कूदो नहीं गिर जाओगे सेंटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड जोर से चिल्ला के। शी इज वेरी अग्रेसिव, चिल्ला के एकदम हो गया, कूदो नहीं गिर जाओगे, बैठ जाओ। द अदर मदर इज लाइक शी इज डोसाइल, जैसे शांत नेचर की हैं, अरे बेटा नहीं करो गिर जाओगे। थर्ड इज लाइक कूदो नहीं गिर जाओगे, इट्स जस्ट लाइक अ कॉशन वार्निंग, सुन रहे हो तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। ये एक ही द मदर कैटेगरी की मैंने आपको 3 रिस्पॉन्सेज दे दी। नाउ द फादर also can have the similar responses, या the father can actually shun the child के ये कौन सी जगह है खेलने की, you better go there and play, या फिर the father is sitting quietly and he's just waiting कि गिरेगा तो देखेंगे। नाउ गिरेगा तो देखेंगे में भी दे कैन बी 2 रिस्पॉन्सेज। उसको पकड़ लेंगे और फिर ऐसे बस उसको थोड़ा सा, वो तो ऑलरेडी शॉक में होगा गिरने की पूरी एक्शंस, तो उसको बिठा देंगे, या फिर जैसे ही गिरने वाला होगा तो बचा तो लेंगे और एक चांटा पड़ जाएगा। नाउ द सेम सेट ऑफ पेरेंट्स जिनकी कंसर्न, कोई भी पेरेंट्स उनकी सबकी यही कंसर्न होगी कि गिर ना जाए, बट यू कैन सी द वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज। नाउ ये मैंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बताए, फॉरेन में पता नहीं उनकी नेचर मैं बहुत वाकिफ नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता, पर शायद कुछ और भी रिस्पॉन्सेज जनरेट हो जाए। So that is why we have included it as it's a subjective experience. जैसा इंसान है उसकी टेंडेंसी है, या उस दिन का जैसा मूड है, या ये बहुत ही शरारती बच्चा है कभी बात नहीं सुनता है, या फिर ये शायद एक शांत मिजाज का, या फिर ये बहुत दिन से बीमार था, बुखार में था, एंड दिस इज द फर्स्ट डे ही इज एक्टिव, सो मे बी द पेरेंट्स आर हैप्पी कि चलो ठीक है इतने दिन से बीमार था ना, थोड़ा तो आज एक्टिव है, अच्छा लग रहा है, यू नो एनी काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सो आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये जो पूरी यहाँ से ट्रिगर से लेके ये जो पूरी सीरीज हुई है, इसको हमने बड़ी डिटेल में यहाँ पर कैप्चर किया है। ये जो सीरीज हुई है, दिस इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आप अगर 25-30 साल के हैं, 40-50 साल के हैं, जो भी आपकी पेरेंटल एज है उस समय, ये आपकी जो भी आपकी पूरी कॉग्निटिव मेकिंग हुई है, ये उसके ऊपर आपकी रिएक्शन यानी आपका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। एंड दैट इज आवर पर्पस। नाउ अब ये पूरी इस चीज को एज अ कॉग्निटिव एक्सपीरियंस समझ करके ही हम अपनी रिएक्शन डिजाइन करते हैं। फर्स्ट करें मैं बहुत गुस्सैल इंसान हूँ और मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स है खुदा नहीं गिर जाओगे, हमेशा ये तुम कुछ करते रहते हो, फिर मतलब कौन लेके जाएगा, या मे बी द फादर इज नॉट देयर एंड मदर इज लाइक अगर चोट लग जाएगी तो कौन लेके जाएगा, रात का वक्त हो रहा है। So if I'm like that and I have been told कि no no I'm very reactive, या मैं बहुत अजीब सा मेरा थोड़ा पैनिकी नेचर है, मैं बहुत एंग्शियस रहती हूँ, हर टाइम में ओवर रिएक्ट करती हूँ। सो द मोमेंट आई कम टू रियलाइज आई at that stage also have the power to change my reaction, और अपनी पर्सनैलिटी में मैं ये चेंज ला सकती हूँ कि नहीं नहीं
मैं बहुत गुस्सैल हूँ या मेरा पैनिकी नेचर है और बच्चा है, इसके ऊपर गलत असर पड़ेगा, सो आई शुड कंट्रोल माई रिएक्शंस। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने पहले स्टडी किया अपनी पैटर्न्स को, खुद की शनाख्त की, और उस शनाख्त की बेसिस पर मैं अपनी जो मेरी टेंडेंसीज हैं, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, शायद मेरे लिए तो मैंने कभी कोशिश करनी की सोची नहीं, बट अब वो बच्चा है एंड आई हैव बीन गिवन द फीडबैक कि अगर मैं इसी तरह का मैं रिस्पॉन्स करती रहूंगी तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो मैंने अपनी बिहेवियर में चेंज लाना है, तो यस आई कैन ब्रिंग दिस चेंज एट दिस एज ऑल्सो। दैट इज द पर्पज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये साइकिल मैंने आपके लिए बनाई हुई है, इसको आप डिटेल में अपने लिए, हेल्पफुल रिस्पॉन्स साइकिल है, अनहेल्पफुल रिस्पॉन्स साइकिल है। नाउ हर हार्मोन की, हमने 4 हार्मोन्स की बात की थी, तो आज हम सेरोटोनिन और डोपामाइन की बात करते हैं। हर हार्मोन की अपनी एक रिस्पॉन्स साइकिल होती है, और वो दैट इज अ लॉट ऑफ बायोलॉजी या साइकोलॉजी, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। कहने का मतलब ये है कि एक पूरी सीरीज होती है, वो पूरी सीरीज से गुजरता है हर हार्मोन। ट्रिगर होना, फिर उसके बाद वो किस तरह से नर्वस सिस्टम में को अफेक्ट करता है, किस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, किसको सबसाइड कर देगा, कितना सबसाइड करेगा, कितनी देर तक सबसाइड करेगा, अगर वो फिर से वापस से सर्कुलेशन में चला गया, अगर एक जो उसकी साइकिल थी, सपोज करें 40 मिनट की साइकिल है या 30 मिनट की साइकिल है या 5 सेकंड की साइकिल है, और वो साइकिल जैसे ही डिम होने लग रही है, हार्मोन रिसीड कर रहा है, अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है टारगेट टिश्यू पे, तब क्या असर होगा, या फिर उसका रिलैप्स कर दिया गया कि मतलब पहली डोज जैसे ही नीचे गई, आपने सुना होगा एंटीबायोटिक का कोर्स करना, कोर्स नहीं तोड़ना, कि जैसे ही ब्लड में से दवा की कॉन्सेंट्रेशन नीचे गई, डॉक्टर फिर से आपको पिल खिला देता है, तो आपको बताता है कि 2 बार खानी है, 3 बार खानी है या 1 बार खानी है, दो, और दवा की पोटेंसी बताएगा, 500 ग्राम की खानी है, 100 मिलीग्राम की खानी, पोटेंसी बताएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को ही वो टारगेट कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने इंटरनल आपको एक सिस्टम में रखा हुआ है, जहाँ नेचुरली उन्होंने आपको टारगेट सिस्टम दे रखे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है वो दे रखा है, और किस मतलब आप उसको अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल हमारे साथ हो रहा है कि क्योंकि हमने अपने हवासों को, अपने आप को अपने नफ्स के हवाले कर दिया है, अपनी हम सोच को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स देन आवर सिस्टम इज गवर्निंग अस। वी वर सपोज्ड टू गवर्न आवर सिस्टम, बट हम अपने आप को अपनी हॉर्मोन्स के हवाले छोड़ रखा है। नाउ इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि वी आर ऑल लिक्विड ह्यूमन बीइंग, लिक्विड बीइंग्स। हमारा ब्लड पानी, प्लाज्मा जो ब्लड का मेन कंपोनेंट है, वो भी पानी, एज लाइक लिक्विड। पानी से अब आप इसका यहाँ मतलब लिक्विड समझेंगे क्योंकि मैं उसकी केमिकल डिटेल्स में फिर से नहीं जाऊंगी। देन ऑल योर हार्मोन्स लिक्विड, योर न्यूरोट्रांसमीटर्स लिक्विड, और मैंने दिखाया था। वेलकम अस्सलाम जी, कोई सवाल? Who was this? कोई सवाल है क्या उनका? ऑलराइट, तो हमारा दैट मीन्स बेसिकली वी आर लिक्विड ह्यूमन बीइंग्स, और इसीलिए तो हमारी अल्लाह ने जो हमको ये केमिस्ट्री दी हमारी, इट्स ऑल लिक्विड बेस्ड, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो फास्ट। इतनी जो मतलब लाइटनिंग की स्पीड से काम हो रहा है, सेकंड्स की भी चौथाई, या 1/8 हिस्सा में, या 1/100 हिस्से में, या 1/1000 हिस्से में आप कुछ देख रहे हैं और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं मेरे बोलने की स्पीड के साथ आप समझते जा रहे हैं, मैं स्क्रीन को देख रही हूँ और थॉट्स को प्रोसेस करती जा रही हूँ। सो दिस इज पॉसिबल इन अ लिक्विड सिस्टम, और ये लिक्विड सिस्टम इज what we are studying now. Now, before I open the hormones, first understand, एक जनाब थे एब्राहम मैस्लो, आप गूगल करेंगे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, बड़े पॉपुलर शख्स हैं। इन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की, ये थ्योरी साबित नहीं हुई है, प्लीज नोट दिस, ये कहीं साबित नहीं है, इन्होंने प्रपोज की और पॉपुलर अपील में एक्सेप्टेड है।
माय वर्ड्स आर पॉपुलर अपील। जब हम साइकोलॉजी में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, कहीं पर भी कोई चीज अगर हम प्रपोज करते हैं तो वो प्रपोजिशन होता है, उसको थ्योरी का नाम नहीं दिया जाता। फिर उसको इट इज सब्जेक्टेड टू एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स। उसको चेक किया जाता है कि क्या जो बात कही गई है ये ऐसे ही है। जैसे कि जब आइंस्टीन ने कहा कि लाइट फास्टेस्ट चीज है, इट इज द फास्टेस्ट थिंग, लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग एनर्जी फॉर्म ऑन द प्लेनेट या अमंग द नोन थिंग्स। तो सिर्फ मान नहीं ली गई ये बात, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ और क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ और बड़े अरसे के बाद जाकर के ये बात फैक्चुअलाइज हुई, फैक्ट बनी कि यस लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग। और ये भी उस दिन तक है जब तक कि अल्लाह के हुक्म से हम कोई ऐसी चीज डिस्कवर नहीं कर लेते जिसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा। तो दैट इज सब्जेक्टिव। बट मैस्लो की ये जो है ना बड़ी अपीलिंग सी एक थ्योरी थी, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो कहते हैं, ये पिरामिड में मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही समझे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप। होम्योस्टैसिस इज लाइक, हाँ मेरा बॉडी मतलब बहुत गर्मी नहीं लगे मुझे, मुझे बहुत ठंडक नहीं लगनी चाहिए, दैट इज होम्योस्टैसिस। तो बॉडी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करती है। और जो आपके दीगर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उन सब वो बेसिक एकदम पिरामिड के बेस में। देन यू हैव नेक्स्ट। इसका मतलब आदमी सबसे पहले किस चीज के पीछे भागेगा? खाने के पीछे। कि खाना मुहैया हो जाए, नींद मिल जाए। तो अब आप देख लें सोसाइटी का सबसे निचला तबका जो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, उनकी उनकी जो लाइफ है या रूटीन है वो ये इन्हीं फिजियोलॉजिकल नीड्स के आसपास घूमती है। इसका मतलब ये वो चीज है जिसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता, जी नहीं सकता। जिनकी ये नीड्स पूरी हो जाती है फिर वो अगले कदम पे जाते हैं, वो कहते हैं चलो भाई खाना हो गया, कपड़े हो गए, नींद नींद भी हो जाती है मेरी। और मेरे पास घर नहीं है, मेरी सेफ्टी नहीं है, मैं मतलब ऐसे सड़कों में दर दर मारा मारा फिरता हूँ। सो लेट मी हैव माई सेफ्टी। तो एक मैं घर बना लूं, फिर घर बना लिया तो फिर लगता है कि यार नहीं मेरा सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं है, बहुत अनसिक्योर्ड अनसेफ सोर्स ऑफ इनकम है, तो मैं एक ऐसा कर लूं कि हाँ मेरे पास एक मुश्त रकम आती रहे। या फिर मेरे पास परिवार नहीं है, मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे कौन देखेगा। तो मैं एक फैमिली बना लूं। तो ये चीज उसने अपनी सेल्फ सेफ्टी के टर्म्स में, मैस्लो ने इसको कहा कि सेफ्टी के टर्म्स है। और ये जो है ना ये उसकी नेक्स्ट लेवल आ गया पिरामिड का। फिर अच्छा मेरे पास घर भी है, खाने को भी है, पेट भरा हुआ है, सर पे छत है, सेफ्टी है, ठीक है, कल का भी इंतजाम है, अगले महीने का भी इंतजाम है। बट मुझे बहुत अकेलापन लगता है, तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, या मेरा कोई साथी नहीं, या मेरे बच्चे नहीं है, ये मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट लव एंड बिलोंगिंग की नेक्स्ट नीड आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट नीड आ गई सेल्फ एस्टीम की, भाई मेरा भी कोई मर्तबा होना चाहिए। अच्छा सब मर्तबा अचीव कर लिया, अंबानी बन गए और बड़े सारे पैसे कमा लिए, एरो आपके पास चार्टर्ड प्लेन्स है, नेक्स्ट इज जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, ये सब बेकार है, मैंने अल्लाह को तो पहचाना ही नहीं। सर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर डाला उन्होंने। तो इसी सीरीज में ये नीड्स की उनकी एक लैडर है, लैडर समझ लें इसको, पिरामिड है। और इसी सीरीज में उन्होंने कहा कि इंसान जिस लेवल पे होता है उसकी जो परस्यू, जो जो चीज को वो परस्यू करता है वो इस हायरार्की कहते हैं एक मतलब एक आपने अरेंज कर दिया इन दी ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, क्या चीज किस लेवल पर इम्पोर्टेंट है। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग समथिंग विच यू कैन नॉट डू विदाउट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मतलब पेट खाली है अगर, और खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, और आपकी जो बेसिक बॉडी की जो जरूरियात हैं वो अगर पूरी नहीं हो रही हैं, बाकी सब चीजें जाती है पीछे, मतलब दीन ईमान सब पीछे, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी, फिर लव, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैस्लो का प्रोपोजिशन है हायरार्की ऑफ नीड्स का। और इसको दुनिया ने एज इट इज कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिल्कुल ये तो एकदम मतलब बड़ी अपीलिंग बात है, लॉजिकल बात है। और इसको इस लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया गया कि स्कूल्स, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके इनफैक्ट बिजनेस बिजनेसेस, आप देखें कंपनीज, जितनी बड़ी कंपनी होगी वो कहेगी देखिए हम आपकी सारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और एम्प्लॉय को क्या चाहिए। अगर एम्प्लॉय, जैसे अभी एक बड़ी मशहूर कंपनी थी, आई थिंक लार्सन एंड टूब्रो,
तो उनके सीईओ ने एक शुगल किया कि संडे को भी आओ और काम करो, या फिर आई थिंक नारायण मूर्ति सेड 72 आवर्स का वीक होना चाहिए। घर पे क्या करोगे, काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो यू नो दे आर प्लेस्ड कि हम कंपनी में इतना ध्यान दे रहे हैं तो आपने कंपनी को रिटर्न देना होता है। सो योर लाइफ इज डेडिकेटेड टू द कंपनी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो और हुआ भी यही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द अदर थिंग्स एंड द अमेरिकन साइकोलॉजी एंड द वेस्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स, टोटालिटी में आपकी और मेरी सबकी जो जिंदगी के मकासद बना दिए वो यही बना दिए कि जब पेट खा लिए, मतलब हम भूखे पेट भजे ना गोपाल, there's this thing in Hindi. So you cannot praise God and you cannot worship God if you're hungry. And uh, this is our thought process also. आप कितना ही आप दिन दिन का गाना गा लें, झांझ मंजीरे बजा लीजिए, टकरे मार लीजिए, रियलिटी इज व्हाट यू आर प्लेइंग, व्हाट यू आर डूइंग इज, पहले आप काम पे जाओगे या पहले पैसे कमाने की आपको सुध लगती है और बाद में आपको दिन याद आता है। तो दैट इज, दिन इज मोर ऑफ अ लग्जरी। जब मेरा सब कुछ हो जाएगा ना, तब मैं दिन के बारे में सोचूंगी, तब मैं सोचूंगी कि हाँ ठीक है, अब मैंने ये अचीव कर लिया है, या आई एम स्टेबल, आई एम इमोशनली स्टेबल, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, और फिर मैंने जा करके आगे अल्लाह के लिए काम करना है, विच इज बिल्कुल बरक्स इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल बरक्स। नाउ दिस इज आवर रियलिटी, और ये आज हम इसकी तोड़, एग्जैक्टली ये क्या है आपके अंदर, ये कैसे काम कर रही है, आज हम इसकी तोड़ पे काम करेंगे। इसके ऊपर हम पूरा एक एक डिजाइन हमने इसमें किया हुआ है, आज हम उस डिजाइन को समझेंगे। सो यू कम टू द मदर ऑफ ऑल hormones, mother of all neurotransmitters. अच्छा, anybody just open up your mic and tell me आपको न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन में फर्क पता है? अब इस पे तो माइक खोलना पड़ेगा। टीचर साहिबा, अच्छा किसी ने तो माइक खोला था। एनीबडी? क्या पूछना चाहते हैं? हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या फर्क है? आपको जो पता है वो बता दें। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या फर्क है? जी डिफरेंस। जी, डिफरेंस, या आपको जो भी आपको पता है, डिफरेंस भी मत बताइए, जो आप जानती हैं आप वो बता दीजिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो भी हम अपने हवा से खमसा से इनटेक करते हैं, वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करके ले जाने का काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेरी जी नाक़िस जी अकल। जी जी, don't hesitate. See, there is not, when you're learning, there is nothing और right and wrong. It is just some piece of हो information that you're improving. अगर सही भी हुआ तो ये गेस होगा प्रॉपर मतलब जो मेरी समझ आया हाँ, मैं तो बता रही हूँ। इन्फॉर्म्ड गेस कर लेंगे। चलें बताएं और आगे। और हार्मोन्स के लिए ये है कि जो कुछ भी हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, उससे जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको शायद समटाइम्स, या बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, वो भी हार्मोनल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एडोलस स्टेज पे क्रॉस कर रहे होते हैं। तो हमने इनको दो अलग अलग जगह क्यों क्लासिफाई किया हुआ है? मतलब देखिए, काम तो मोरलेस दोनों एक ही कर रहे हैं ना। हम्म, आप मकसद अगर समझें, दोनों केमिकल्स का मकसद समझें, अभी के लिए ये मानते हैं कि दोनों के दोनों केमिकल्स हैं, दोनों हम्म, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स, तो हम ये मानेंगे कि हाँ भाई दोनों, अब मतलब दोनों कोई ना कोई एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, राइट? राइट। मगर तो मुझे फिर लगता है हमने हार्मोन्स इनको अपनी स्टेज नाम वापस क्यों दे रखे हैं इनको? वो किसी टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही, बोल रहे हैं। आप उन्हें ले लीजिए। अरे नहीं, आप बताएं, बेझिझक बताएं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हार्मोन्स जो है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एक फिक्स टाइम पीरियड होता है उनका, और उसके बाद फिर वो अपनी प्रॉपर स्टेज वापस होल्ड करते हैं। यानी कि जब तक कि वो रिएक्टिव मोड में रहते हैं तब तक कि वो हार्मोनल चेंजेस नजर आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो, चाहे जो भी हो मतलब। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जब अपनी रेस्ट पोजीशन पर वापस आते हैं तो वो स्टिल हो जाते हैं मतलब, और फिर वो नेक्स्ट टाइम पर उससे ज्यादा ट्रिगर होने के लिए वो डिमांड करते हैं।
अच्छा, ओके। शायद पता नहीं। नो, नॉट एग्जैक्टली। अभी के लिए हम्म, चले मैं इसको यहाँ ही पर छोड़ देती हूँ। शी इज नॉट कम्प्लीटली राइट, बट शी इज नॉट रॉन्ग एट सर्टेन प्लेसेस। अब मैं अभी के लिए आपको ये चीज बता देती हूँ। सबसे पहले तो इनकी जो ओरिजिन है उसमें थोड़ा सा फर्क है, और इनकी एक जिस तरह से ये बॉडी में ट्रांसमिट किए जाते हैं, बेसिक जो डिफरेंस है वो इसमें है। हमारी बॉडी में आप जानते हैं बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। जैसे कि अब आप अगर आप इस वक्त आप सब लोग अपने चेहरे पे हाथ फेरिए, और एक आपको ऐसे लगेगा जैसे थोड़ा सा तेल है या चिकनापन है, स्पेशली नाक के अराउंड। तो आपकी फेस पे, आपके सर के अंदर अगर हाथ फेरे और आज ही अगर आपने बाल नहीं धोए, सर के अंदर हाथ फेरेंगे तो आपको नेचुरल ऑयली कोई सब्सटेंस महसूस होगा। तो दैट इज सीबम। वो एक नेचुरल एक लुब्रिकेंट बॉडी जनरेट करती है नाक के अंदर। और अभी जैसे मुझे जुकाम हुआ है तो फ्लेम यानी म्यूकस जो जनरेट करती है, ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं। इस तरह से स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट जनरेट करती है। आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं, दैट इज टीयर ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स होती हैं यानी थैलियां होती हैं, और इनके अंदर कुछ खास किस्म के लिक्विड्स होते हैं जो टाइम टाइम पर रिलीज करते हैं। इसी तरह से इनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक आप समझे सेल्स का एक एक मजमुआ है, एक एक क्लस्टर है, और वो क्लस्टर में बस एक खास किस्म का लिक्विड जनरेट करना ही उनका काम। कुछ आपकी ग्लैंड्स बॉडी में, अच्छा, और ये जो उनकी सिक्रीशंस होती है ये लोकल होती है। जैसे कि नाक के पास की जो ग्लैंड्स हैं सीबम की, वो ज्यादा ऑयली सब्सटेंस जो है जो स्किन को लुब्रिकेट करेगा, नहीं तो आपकी स्किन फट जाएगी और खूनम खून हो जाएगी अगर अल्लाह ताला ने नेचुरल लुब्रिकेशन का ये सिस्टम नहीं रखा हुआ। अगर आप बीमार होते हैं, 1-2 दिन नहीं नहाए, तो आप देखेंगे आपकी स्किन और नेचुरली बिना मॉइस्चराइजर आपने कुछ नहीं लगाया, बुखार में है, और आप देखेंगे नेचुरल ऑयली सी एक परत होती है। ऑफ कोर्स इट्स मिक्स्ड विद अ लॉट ऑफ impurities, क्योंकि यू हैव नॉट क्लेंस्ड योरसेल्फ, बट नेचुरल मैकेनिज्म है कि स्किन फट के एकदम दो टुकड़े ना हो जाए ड्राइनेस के मारे, डिहाइड्रेट होने के मारे, और खून बाहर ना निकलने पड़े। तो अल्लाह ताला ने नेचुरल मैकेनिज्म दिया है। ऐसे ही आंखों में से आप सुबह को उठेंगे तो एक वाइट सा सब्सटेंस निकलता है, तो वो आंखों की नेचुरल लुब्रिकेशन पूरे टाइम करता रहता है। सो दीज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनकी सिक्रीशंस लोकल होते हैं, और इसमें ये एक मतलब बड़ा लोकलाइज्ड सा फंक्शन है कि आंख की ग्लैंड है तो वो एक खास एरिया में है तो फिर वो टीयर जनरेट करेगी, और एक खास एरिया में है तो वो आंखों में लुब्रिकेशन का काम करेगी, लिक्राइमल ग्लैंड्स वगैरह। एक किस्म की ग्लैंड बॉडी के अंदर होती हैं, ये बकायदा हैं, एक 6-7 ग्लैंड्स हैं अलग अलग लोकेशंस में। और इनका काम क्या होता है, इनके अंदर जब सिक्रीशन, इनको जब टारगेट मिलता है सिक्रीट करने के लिए, तो इनका जो सिक्रीशन है वो सीधा ब्लड में दिया जाता है, कोई टारगेट टिश्यू नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपकी पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर एक सेल्स की एक गुच्छा है विच इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसका नाम है। पैंक्रियास का काम होता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, कम को ज्यादा करना, ज्यादा ज्यादा को कम करना, इंडिकेशंस मेंटेन करना, लिवर को कॉन्स्टेंटली ये मैसेज देते रहना अब ब्लड शुगर हाई हो गई, अब ब्लड शुगर लो हो गई, ताकि लीवर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सके। तो रडार है पैंक्रियास, जो है वो रडार है आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन सीधा ब्लड में छोड़ा जाता है, और कब छोड़ा जाता है, जब ये जो रडार है जब ये मेजर कर लेता है कि इस वक्त ब्लड शुगर लेवल जरूरत से कहीं ज्यादा हाई है और इसकी इस वक्त जरूरत नहीं है। दो चीजें, ब्लड शुगर लेवल इज हाई एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर इतना हाई ब्लड शुगर सर्कुलेट करेगा बॉडी के अंदर तो वो बहुत सारी जगह पर टिश्यू को डैमेज करेगा और नॉर्मल फंक्शनिंग को हैम्पर करेगा, सही तरीके से टिश्यू को काम नहीं करेगा। तो तब इंसुलिन ब्लड में रिलीज किया जाता है कि इसको कम करो, इसको नीचे लेकर के आओ, तो वो ब्रेक डाउन स्टार्ट करता है। वो एक डिफरेंट थिंग है। These glands are called endocrine glands. इसमें से एक ग्लैंड है जो आपके किडनी के ऊपर लगी हुई है। इस ग्लैंड के भी दोनों किडनीज के ऊपर छोटे ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड होती है, इसके भी दो हिस्से होते हैं। इस ग्लैंड को कहते हैं अड्रीनल। रीनल जो है लैटिन में किडनी को कहते हैं, अड्रीनल मतलब एड, रीनल के ऊपर।
एड्रीनल, इसीलिए उसका नाम है। किडनी के उस ग्लैंड का अपना कोई नाम नहीं, उसका नाम ही है जो किडनी के ऊपर। और उसके दो हिस्से होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है या जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकिल है पूरी सिस्टम की, पूरी बॉडी की, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दीज टू ग्लैंड्स। इनके अंदर से एक सिक्रीशन निकलती है विच इज कॉल्ड कॉर्टिसोल, और भी सिक्रीशंस होती हैं इसमें, and that secretion is released directly into the blood. अब आप ये समझें, मैं इंडिकेट करती जा रही हूँ आसमा के आंसर में, आसमा के आंसर को असेस करते चले जाएं आसमा खुद। अब अगर ब्लड में कोई आपने हार्मोन रिलीज किया है, फर्ज करें कि अब किडनी है, किडनी इज आप समझ लें आपके पेट के निचले हिस्से का पीठ वाला पार्ट, दैट इज द लोकेशन ऑफ किडनीज। वहां से वहां पर लोकेटेड है, और वो छोटी सी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। किडनीज अपने आप में भी छोटी, मतलब बहुत कोई बड़ा ऑर्गन नहीं है, मॉड्यूलर साइज का ऑर्गन है। तो अब यहाँ से अगर बॉडी में कोई चीज सिक्रीट होनी है, कोई सिक्रीट हो रही है, और आपके बाजू तक, आपकी ट्राइसेप मसल्स तक, जो आपका जो अपर हैंड है, अपर हैंड तक कुछ मैसेज जाना है, सपोज करें वहां कोई डैमेज हो गया है और कोर्टिसोल वहां तक जाना है, या हार्ट में फ्लड करना है सोते वक्त, रात में, डेली, एवरी डे नाइट। दैट्स व्हाई नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, दिस इज एन इररिलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बट दिस हैज बीन मेंशन्ड सो प्लेसिटली, सो एक्सप्लिसिटली इन द कुरान, द होली कुरान, कि हमने दिन को काम करने के लिए और रात को सोने के लिए बनाया। ये तो रूटीन है, तो अल्लाह ताला ने इस चीज को क्यों मेंशन करना था? अब उन्होंने ये तो नहीं, और भी तो चीजें तो नहीं बताई कि भाई तुम सुबह को उठोगे तो तुम खाना खाओगे और फिर तुम बाथरूम भी जाओगे और तुम नहाओगे। ये तो उन्होंने कुरान में नहीं बताया। और ये तो बड़ी एक्सप्लिसिटली बताया कि दिन को हमने काम करने के लिए और रात को सोने के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि रात में जब आप सोते हो तो आपकी हार्ट डेली के बेसिस पे क्लीन की जाती है, दैट इज डन बाय कोर्टिसोल। यही वजह है कि गहरी नींद से अगर आप रात में उठेंगे, चाहे ग्लास गिरने की आवाज हो, या बाहर चाहे पटाखे की आवाज हो, या हवा भी चल रही हो, अगर तेज हवा भी चल रही है, तूफान नहीं, तेज हवा भी चल रही है, सो यू हैव दिस फियर, क्या हो गया? when you get up from the sleep, you are always in this state of mind, क्या हो गया? Why? Because your heart is flooded with cortisol. Cortisol is क्लीनिंग कर रहा है। तो वो निकला कहाँ से? एड्रीनल के ऊपर से, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर से निकल करके और वहां तक उसने पहुंचाना है। तो अब आपने मैं पूरी बताने की वजह ये है कि अगर ब्लड में डाल करके किसी चीज को वहां तक पहुंचाना है, तो आप जानते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं वहां से अगर हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है देन इट बीच बीच में वाल्व्स होते हैं, हर आर्टरी, छोटी बड़ी, बहुत पतली, बहुत मोटी, कैसी भी आर्टरी हो उसमें वाल्व्स होते हैं। और ब्लड जो है वो पल्स की स्पीड से आगे जाता है। जो नॉर्मल पल्स की स्पीड इन अ रेगुलर ह्यूमन बीइंग अडल्ट इज 72 बीट्स पर मिनट, 72 टू 80 बीट्स पर मिनट। यानी एक बार में आप अपने अपने सीने पे हाथ रखें और देखें, उस वक्त अपनी पल्स फील करें इस वक्त। तो अब आप ये सोचें कि एक बार में 72 से 80 बार धड़केगा एक मिनट के अंदर हार्ट, और यही आपकी पल्स की स्पीड है। अब अपनी कलाई पे हाथ रखें, जहाँ आपकी नस होती है, जो नब्स डॉक्टर देखता है, वहां देखें। इसका मतलब जिस वक्त आपकी ब्लड में इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो भी ब्लड में डाला गया है, एंडोक्राइन, जो भी हार्मोन है, जो ये सिक्रीशन जो ये आपकी ब्लड में जा रहा है directly into the blood, these chemicals are called hormones and they go by the pulse speed. ये जहां पहुंचेंगे पल्स की स्पीड से पहुंचेंगे, तो बहुत धीमे तो नहीं पहुंच रहे, बट ये जैसे अभी अगर मैं कोई सी बात कह दूं, आप सब अफसुर्दा हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो बाज लोगों की आंखों में देर से आंसू आएंगे, बाज की जल्दी आ जाएंगे, बट देन देयर इज अ सर्टेन स्पीड, बट दिस डज नॉट हैपन विद योर कोर्टिसोल। जैसे ही अपनी सीट आप बैठे हुए हैं और आपको सडनली अगर बाहर देखे कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट, या आपको अर्थक्वेक की फीलिंग आए, तो इमीडिएटली आपका ब्लड में कॉर्टिसोल रिलीज कर दिया जाएगा। इमीडिएटली पूछा नहीं जाएगा आपसे, कोई आपसे सिम्टम नहीं लिए जाएंगे, ना ही आप उसमें सोच विचार करेंगे, इमीडिएटली ब्लड में कॉर्टिसोल जाएगा। आपकी हार्ट बीट आपको फास्ट महसूस होगी। थिंग इज, कहने का मतलब ये है कि एक तो अल्लाह ताला ने आपकी रूटीन मैकेनिज्म रखी, जो कि धीरे धीरे, स्वेट है धीरे धीरे आएगा, लेक्राइमल सिक्रेशंस हैं धीरे धीरे आएंगे, सलाइवा धीरे धीरे आएगा, सलाइवा इज आल्सो, वो भी ग्लैंड से ही आ रहा है, यानी लार मुंह के अंदर की। पर
कॉर्टिसोल देना है तो वो इससे तेज स्पीड से आता है, ये लोकल सिक्रीशंस की स्पीड से नहीं आ रहा है, इसीलिए उसको एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा एक ग्लैंड्स का, उसको एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं। और इससे भी ज्यादा स्पीड से अल्लाह ताला ने न्यूरो ट्रांसमीटर्स रखे, जो हम पहले की दो क्लासेस में हम तफसील वार कर चुके हैं, दैट इज lightning speed. So this is the basic difference between we are just talking about biology, हम उसकी chemistry में बाद में जाएंगे. Next part is, now we start with the mother of all neurotransmitters, that is serotonin. ये mother है, mother chemical है सारे जितने आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यानी अभी हम लाइटनिंग स्पीड पर ही पढ़े हुए हैं, जो हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे वहीं पर मौजूद है. नाउ सेरोटोनिन में मैंने लिखा हुआ है इट इज द केमिकल ऑफ पर्पस. समझेंगे इसको क्या है. मास्टर केमिकल है. मास्टर केमिकल क्यों है? क्योंकि आप आपकी पूरी शख्सियत इस एक स्लाइड में कैद है. आप क्या बनना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, क्या ऑलरेडी बने हुए हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं, और कहाँ बिगाड़ पैदा हुआ है, कहाँ आपने सही सलाहियत अपनी मेंटेन करनी वो भी आपको स्लाइड से, इसी स्लाइड में है. ओके. ब्रीफ केमिस्ट्री. सेरोटोनिन इज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन. मुझे पता है आप लोग को समझ नहीं आएगा, कहने के मतलब सिर्फ ये है कि एक मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर है. अमीन मॉलिक्यूल मैंने पिछली बार भी बताया था कि उसके खास फीचर्स होते हैं, उसके खास एक मैकेनिज्म, जैसे कि स्टेरॉइड्स के मैकेनिज्म. अच्छा, ज्यादातर अगर आप गूगल करोगे हैप्पी हार्मोन्स, तो हैप्पी हार्मोन में एक हार्मोन सेरोटोनिन लिख करके आता है. नाउ विल सी वेदर इट इज एक्चुअली अ हैप्पी हार्मोन और नॉट. एक चीज याद रखें, जब भी आप न्यूरोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बीइंग मुस्लिम्स, बीइंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, ये चीज याद रखिएगा, वेस्टर्न फिलोसफी हैज ऑलवेज बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड देयर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी. यानी उनकी साइकोलॉजी, मैंने कहा था ना, साइकोलॉजी एक ये ना एक 2+2=4 वाली साइंस नहीं है, ये इंटरप्रिटेटिव साइंस है. आप जिस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, तो जो साइकोलॉजी आपकी नजर में आ रही है, आपको सुनाई पड़ रही है, चाहे आप मुस्लिम स्पीकर्स से ही सुन रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. रीजन बीइंग, उनकी जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी, अभी हमने पिछली स्लाइड में की मैस्लोज हायरार्की, और उनकी कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, उनका मटेरियलिज्म, यह उनका गाइडिंग फैक्टर है. तो उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी सारी इंटरप्रिटेशन, जैसे उन्होंने डार्विन को इतना महान एक शख्सियत बना करके प्रेजेंट किया है ना, वही कॉन्सेप्ट उनका साइकोलॉजी में भी है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस. हर चीज एज इट इज इम्बाइब करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत थिंकिंग की जरूरत है. तो हमने इस्लामिक कॉन्सेप्ट में समझना है कि जो बताया जा रहा है वो इस्लामिकली एप्लीकेबल है, इज इट मैचिंग विद द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नॉट. अब आ जाएंगे थोड़ा सा बायोलॉजिकल फंक्शन पे. इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. रीजन बीइंग, आपका कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है, आपका कोई भी फंक्शन हो रहा है, न्यूरल फंक्शन हो रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन हो रहा है, उसमें सेरोटोनिन शामिल होगा. हत्ता कि जब आप आपका फियर हार्मोन या स्ट्रेस सिस्टम भी जब आपका रिलीज हो रहा है, उसमें भी सेरोटोनिन शामिल है. परसेंटेज वैसी नहीं होगी. इसीलिए हम सेरोटोनिन को कॉग्निशन का केमिकल कहते हैं. कॉग्निशन में बता चुकी हूँ, किसी चीज का समझ पाना, दैट इज कॉग्निशन. डेटा मिला, आपने डेटा से कुछ, आपको डेटा मिला, आपने डेटा से अपनी एक समझ बनाई किसी भी चीज की. इस क्लास की आप समझ बना रहे हैं तो इस वक्त कॉग्निशन हो रहा है. अब इसके बाद जितनी बार सेरोटोनिन आपके सामने रिपीट किया जाएगा, रिकॉग्निशन होगा, रिकॉग्नाइज करेंगे. पहली बार अगर सेरोटोनिन को पढ़ रहे हैं तो आज यहाँ कॉग्निशन हो रहा है. इसीलिए ये जो आपका केमिकल है, एक कॉग्निशन का केमिकल है. रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का भी केमिकल है. अगर कोई चीज आपने चले, रिवॉर्ड आई डिस्कस लेटर. लर्निंग, मेमोरी और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में ये काम करता है. इसकी बेसिक जो लोकेशंस हैं, जहाँ जहाँ सेरोटोनिन की के रिसेप्टर साइट्स भी हैं और इनिशिएटिंग साइट्स भी हैं, कहते, ये याद रखिएगा जरूर से, इसको ध्यान में रखिएगा. हार्ट
brain and stomach. वो बोलते आई हर्ड somebody saying कि टमी हैप्पी तो मम्मी हैप्पी। मतलब अगर आपकी पेट सही है, सही फंक्शन करिए, फॉर इंस्टेंस इंडिजेशन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या आप आप मतलब आपको पेट से रिलेटेड कोई, पेट इज द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, सब टोटल। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्टमक हियर। तो अगर इसमें किसी भी एरिया में आपको मसाइल होते हैं, आपका मूड ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। You might have noticed that. That is because of serotonin, because you have a lot of serotonin center receptor sites in the intestines. और हार्ट इज अनदर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है पता नहीं। यू हैव अ लॉट ऑफ साइट्स इन द हार्ट, और अल्लाह ताला हार्ट को इंडिकेट भी कर रहे हैं। टीम लीड्स, पहला होमवर्क नोट करें, मुझे आपने आयत निकाल के देनी है। आयत आपने निकाल के देनी है जिसमें अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं। ये हम पहले की क्लासेस में कर चुके हैं, सो इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू। एम आई क्लियर? क्या एड्रेस कर रहे हैं? लो जी, आप क्लास में मौजूद हैं या नहीं है? मेंटली प्रेजेंस की बात कर रही हूँ मैं आपको जी। अब दिल अच्छा नहीं है, आपका दिल अच्छा नहीं है, या अल्लाह ताला दिल को एड्रेस करके, क्या कोई ऐसी आयत बोलते हैं जहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हाँ दिल को एड्रेस है, इट्स नॉट एड्रेसिंग योर इंटेलेक्ट, इज एड्रेसिंग योर हार्ट, कल्ब, दिल। वर्ड दिल भी आया है, वर्ड दिल आया है, कोट एंड कोट। ओके नेक्स्ट। हाँ, सो वी जस्ट स्पोक अबाउट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसका मतलब बचपन में ही आपकी सोच बन गई कि भैया पहले कुछ बन जाए, कमा लें, उसके बाद दीन ईमान को देखेंगे, उसके बाद कुछ और देखेंगे, शादी वादी भी सब बाद में जाएगी, सबसे पहले कुछ कमा लो, पैसे ले लो। दैट मीन्स सोच, सोच, वी आर टारगेटिंग सोच। हम थॉट के ही पीछे पड़े हुए हैं, पिछली कई क्लासेस से हम थॉट के पीछे पड़े हैं, यहाँ पर फिर हम फिर आ गए थॉट के ऊपर। थॉट यानी हमारी सोच, वो ही हमारी केमिस्ट्री बनाएगी। और ये केमिस्ट्री, जब मैंने एक अपनी थॉट बना ली कि मुझे मुझे पहले पैसे कमाने हैं, उसके बाद मैंने फैमिली बनानी है, उसके बाद मैंने कुछ चीजों को देखना है, उसके बाद मैंने पढ़ाई, मतलब दीन की पढ़ाई करनी है या मैंने तबलीग करनी है, तो वही मेरा रवैया बना देगा। सो इट्स अ वेरी क्लियर कट single sided arrow. सोच will lead to chemistry and chemistry will lead to my behavioral attitude, यानी मेरा रवैया कैसा होगा। भाई दीन की तरफ मेरी रगबत होगी या नहीं होगी, ये मेरी सोच ही तो डिसाइड कर रही है, क्योंकि मैंने अपनी केमिस्ट्री को उसी के अकॉर्डिंग अलाइन कर लिया। आप जब इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली हुआ कैसे। अब कोई मुझे बताए कि एनीबडी अनम्यूट योर माइक सिंपली। अब मैं चाह रही हूँ कोई बॉयज, कोई भी हजरात, अब मैं माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। अब वी आर इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ कि हाँ, या तो जॉब में है या ऑलमोस्ट सेट है कोई जरिया माश, पढ़ाई वढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, आइदर यू आर अबाउट टू गेट मैरिड और यू आर ऑलरेडी मैरिड। तो अब कोई एक मतलब ऑलमोस्ट 50% जिंदगी, 50% जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, अगली 50% बाकी है। कोई अनम्यूट करके मुझे बताए कि पर्पस, अपना जो भी उनका कोई पर्पस हो, जो उनका पर्सनल पर्पस है, क्या होना चाहिए वो नहीं चाहिए मुझे, आपने अभी तक का, लेट इट बी द इमीडिएट पर्पस, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने अगले 5 साल का, 10 साल का, 1 साल का प्रोग्राम बनाया होगा, कुछ क्या पर्पस बनाया? एनीबडी? प्लीज अनम्यूट योर माइक। पार्टिसिपेशन का कोई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी पर्पस तो आखिरत है अभी। नहीं, ये तो बहुत वेग आंसर है। मैंने आपको पूछा, आपने एक, मुझे अगर आप, मैं पूछूं एक सेंटेंस आपने बताना है कि क्या पर्पस है।
आखिरत तो हम सबका, आखिरत तो हमारे पर ऑलमोस्ट थोप दी गई ना, इम्पोज्ड है। जी। तो वो तो ऊपर से दी गई है, अलग अलग डंडा मार के कह रहे हैं कि मान जाओ, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में फिर बहुत झेलना पड़ेगा। क्या पर्पस है आपका, क्या पर्पस है? मेरा वही है अभी, वो फाइनल है। ये क्या फाइनल है? आखिरत फाइनल है। क्या फाइनल है? हो गई जन्नत और मतलब उसकी आपकी सेटिंग हो गई, मतलब मुआहदा साइन हो गया अल्लाह से कि या डन, डील डन, थैंक यू। नहीं नहीं, वो तो कोई भी नहीं बता सकता, मगर पर्पस वही मेरा फाइनल है। अब उसके लिए जो भी रास्ता अ, या नाउ यू आर कमिंग टू द प्लॉट। अब बता, अब पीछे आइए, एक स्टेप पीछे आइए, रिवर्स करिए उसको, पीछे करिए। तो वो जो भी फाइनल है आपका, जो भी आपने फाइनल किया है, हम्म, वहां उससे जस्ट पेनल्टीमेट स्टेप क्या है आपका? देखा, पहले सबसे पहले तो मतलब आपको ये पूछ रहे हैं कि उसको अचीव करने के लिए क्या क्या सोचा है मैंने, ये पूछ रहे हैं क्या? आपके दिमाग में तो कुछ होगा ना, मतलब जो भी आपने फाइनल किया, आपने बोला वो फाइनल है, अब वो क्या फाइनल है वो आपने नहीं बताया, तो आप कम से कम यही बता दीजिए कि वो जो भी आपने फाइनल किया हुआ है, व्हाटएवर जो भी है, हम्म, वो फाइनल कैसे आप देख रहे हैं उसको फाइनल होते हुए? जैसे कि आप सपोज करें कि आपको अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखा दिया कि भाई तू तो जन्नती है, सो लाइक आर यू गोइंग टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? नो नो और नो। नहीं, लाइक देन कोई ना, जो भी आपने फाइनल किया है तो आप देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे अभी दिन का कोई ऐसे सेक्टर पे खिदमत करके जाना है कि जिससे मैं दुनिया से चले जाने के बाद मेरे ज़रिए से उम्मत को कुछ फ़ायदा पहुँचे। उससे मेरा टारगेट है कि मैं कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ और इसका तब्लीग करूँ। अच्छा, ओके, तो आप अभी देखो, अभी हम पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे आए, जैसे कुछ खिदमत करके जाना है कि अल्लाह ताला के यहाँ बोल सके कि हाँ भाई ये करके आया, और उसमें आपने बोल दिया, धीरे से एक वर्ड बोल दिया, कुरान। So like what field of Quran? Now we are doing this class. This is also towards Quran. You may जी। be listening to some speaker, वो भी Quran. Then you हुँ। go into your salah, that is also Quran. So then what field of Quran? जी, कुरान को देखिए, बेसिक लेवल में मेरा जो टारगेट है, पर्सनली मैं जो सोचता हूँ कि जो वास्ट ऑफ द मेजॉरिटी है उम्मा के अंदर जो कुरान को नहीं समझते, तो मैं ऐसा कुछ करूँ जैसे अरबिक को ईज़ी कर दूँ मेरे थ्रू से, मेरे एफर्ट से, जिससे ज़्यादातर लोग जो डायरेक्ट नहीं समझ पाते, तो उसको मैं मतलब मैं उनको ऐसे कोई एक टूल दे दूँ या ऐसे उनको एक कोई स्टेप दे दूँ जिससे वो उस पे स्टेप करके कुरान को डायरेक्ट समझ पाए। तो मेरा ये टारगेट है, जो अल्लाह अगर मुझसे ये काम ले ले, तो मेरा यही पर्पस है अभी। अभी फ़िलहाल इट Ameen कुड बी चेंज। inshallah. Ameen summa ameen inshallah mashallah. Okay. So that means तो इसका मतलब you are work, you think about working towards making Arabic easy, जी, right? जी। Fareed? जी, जी, जी। आवाज़ आ रहा है? आवा हेलो? तरन्नुम मैम आप म्यूट हैं। आपकी आवाज आ रही है फरीद भाई। ओके, ओके। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आवाज़ आ रही है आपकी। जी जी जी, जी, आ रही। मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया, नो वरीज। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि आप आपका मतलब टारगेट ये है कि आपने कुरान की अरबिक इजी बनानी है, जी। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट। जी, जी, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब या तो फिर आप उसके लिए फिर कुछ एफर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया है, या सोच रहे होंगे कि हाँ चलो कुछ तो एफर्ट्स करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, कर रहे हैं। आ, तो क्या आपने कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया हुआ है? कीप आंसरिंग मी। जी, मैं ग्रुप भी एक ऐड है मेरा, और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, टीचिंग भी शुरू ऑलरेडी। ओके, दैट मीन्स आपने अपनी जो सोहबत है वो
कुरान के मीन्स से चूज कर लिए टू सम एक्सटेंट. जी एम आई राइट? जी 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 बिल्कुल. See, now we come to serotonin. Am I audible here also? जी जी. हाँ, okay. So this is the chemical of purpose. अब जैसे ही इन्होंने फाइन ट्यून किया, इन्होंने कहा चलो आखिरत है, आखिरत में मुझे यार मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, जिहाद पे मैं नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल. ओके, शादी पता नहीं, शायद फरीदुल शादी हुई है? जी नहीं हुए अभी. नहीं हुई है तो पता नहीं भैया, बीवी को तो अल्लाह ही जाने कैसे मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और झगड़े वगड़े होंगे कि नहीं पता. तो पता नहीं फैमिली फ्रंट पे कहीं होने वाला. आई कांट रिलाई ऑन हर. चलो मैंने कुछ ना कुछ करना है. अच्छा अब मैं क्या करूँ क्या करूँ. ओके, तो मैं क्या करूंगा. ओके, मैं कुरान पकड़ लेता हूँ. अब कुरान की भी कितनी सारी फील्ड है, तो कुरान में उन्होंने फिर उसको और उसको फाइन ट्यून करते जा रहे हैं. नहीं अरेबिक, अच्छा मुझे कहाँ तकलीफ होती है, फरीदुल को जहाँ तकलीफ महसूस हुई होगी वही उनका एरिया ऑफ वर्क बन गया. फरीदुल को लगा कि कुरानिक अरबिक हमें एक्सेसिबल नहीं है, हमें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, कभी हमें उनकी मोहताजी होती है, हमें उनकी बात समझनी पड़ती है. तो लेट मी मेक दिस एक्सेसिबल. अब जैसे ही इन्होंने अपना पर्पस सेट किया, इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे. जितनी इनकी इस पर्पस के लिए अलाइनमेंट और कमिटमेंट होगी, उसी लेवल पर इनकी जिंदगी में चेंजेस आ जाएंगे. तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी कुरानिक अरबिक lady scholar comes in his life and he's so committed to the person that the two of them get together in the marriage bond and they start working, क्योंकि दोनों का alignment एक ही होगा कि हाँ हमने इसी, provided the lady also feels like that. या फिर कोई एक ऐसे उस्ताद मिल जाए जो किसी एक बड़े इवेंट या बड़ी सी एक जो उनकी मुहिम हो उसमें फरीदुल को एब्जॉर्ब कर ले. कट शॉर्ट कहने का मतलब ये कि आपकी आपकी सोहबत, आपकी इंटरेक्शन, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोच, आपका रवैया, आपको सब जो भी आपने पर्पस अपने अराउंड सेट किया हुआ है उसके अराउंड आपको वो अलाइनमेंट करने लगेगा. इफ यू रिमेम्बर वी डिड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन द लास्ट क्लास. कैन एनीबॉडी समराइज इट फॉर मी अगर कुछ याद है. चांद 1 मिनट आपसे लेते हैं. अभी मुझे सिर्फ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम किसी को याद है? चलिए, आई विल मेक इट शॉर्ट फॉर यू. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या था कि भाई इंफॉर्मेशन का एक पूरा एक बाढ़ आ रही है आपकी तरफ और आपका ब्रेन आप कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से फिल्टर करके और आपको प्रोवाइड कर दे रहा है. नाउ come to you remember we did 4 pathways in reticular activating system and one of them was serotonergic pathway. The moment Faridul aligns his purpose in life, आप जब ये कंप्यूटर स्क्रीन खोलेंगे, मोबाइल स्क्रीन खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, ट्रैवल करेंगे, ये इनकी कितनी कमिटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इनको अरेबिक के कोर्सेज के एड्स, अरबिक के टीचर्स की एक्सेस, फ्री अरबिक, इजी अरबिक, अरबिक इन सो मेनी डेज, अरबिक ये अरबिक वो, रेटिक इनका सेरोटोनर्जिक पाथवे फिल्टर करता रहेगा और इनको डेटा प्रोवाइड करता रहेगा. जितनी इनकी कमिटमेंट बढ़ती चली जाएगी इस पर्पस के लिए, यानी ये जितना ज्यादा रिफाइन करते चले जाएंगे अपनी सोच को, इस पर्पस को, उसके अकॉर्डिंग इनके पास डेटा इनका रैस में से सेरोटोनर्जिक पाथवे देता जाएगा. और उसके उसी के फिर ये ऐसे ही महफिल में बैठेंगे, ऐसे ही लोगों से मिलेंगे. ये हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लासेस स्किप करने लगे बिकॉज देन अरबिक विल बी ऑन हिज माइंड एंड ही विल बी लाइक नहीं इसमें तो बहुत वक्त चाहिए, मैं तो काम पे भी जाता हूँ, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, मेरे पास मैडम की क्लास करने का टाइम नहीं है, बाद में कर लेंगे, पहले मैंने अरबिक के ऊपर ये काम करना. और ये सब तब होगा जितना जितना ये पर्पस को अलाइन करते चले जाएंगे. दिस इज द केमिकल ऑफ पर्पस. अब यहाँ आपका पर्पस आपने जैसे ही पर्पस सेट कर लिया. गुड थिंग इन दिस केस वाज
कि इन्होंने फरीदुल ने अपना पर्पस आखिरत पर सेट किया हुआ है। तो कुरान की अरबिक में, टीचिंग में, लर्निंग में, अगर ये समझो को कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई लैंग्वेज टूल बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, इनकी लाइफ में लकीली ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि जहां कंप्लीटली कुरानिक अरबिक, अंडरलाइन Quranic Arabic. I'm not talking about Arabic language. I'm talking about Quranic Arabic. वो दिन इनकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, इनकी थ्रू द स्पैन ऑफ हिज लाइफ, जहां ये कह सके कि हर 100% Quranic Arabic has been decoded. So that means this will be his driving factor till the last breath of his life. If he's actually, अगर ये इन्होंने कहा अभी तक ये पर्पस है, तो अगर ये पर्पस अल्लाह ताला इनको अवॉर्ड कर देते हैं तो जिंदगी के आखिरी ब्रेथ तक इनका यही पर्पस रहता है, तो इस पर्पस को कभी चैलेंज मीट नहीं होगा, ये हमेशा के लिए इनका ड्राइविंग फोर्स होगा। अगर ये बहुत बीमार भी होंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तभी भी ये, और इनकी क्लास है या इन्होंने इनकी किसी से कमिटमेंट है, कोई मीटिंग थी या टूल डिजाइनिंग थी या लैंग्वेज का कोई, तो वो इनको बेड से उठाएगा, वो कहेगा नहीं यार जाना है। इनके पास पैसे कम होंगे तो बजाय गेमिंग में या हुक्का बार में लगाने के, ये उस कोर्स की फीस में पैसे लगाएंगे, भले ही उसकी फीस ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वहां इनको एक ड्राइविंग फोर्स वहां तक पहुंचाएगी। फिर दिस विल चेंज हिज सोहबत। हो सकता है अभी यारी दोस्ती में, मतलब शुगल में जा रही है जिंदगी, एंड देन यू बी लाइक नो नो आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू डू दिस। तो एक टीचर से मिलेंगे, फिर दूसरे टीचर से मिलेंगे, फिर कोई शायद क्लासमेट मिलेगा, फिर कोई बैचमेट मिलेगा, फिर suddenly from Hyderabad somebody will appear from nowhere and he'll tell you, dude, I have this tool for language, I tried this, stuff like that, and this, his entire life will start taking a turn without him even realizing. इनको तो 10-15 साल के बाद जब ये किसी मेच्योरिटी पे पहुंच जाएंगे स्टाफ में, तब इनको रियलाइज होगा कि अरे यार मैंने तो तब वो चीज सोची थी और देखो उसने मुझे कहाँ से कहा, मैं तब तो सीरियसली लिया। यू माइट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग मैंने तो कभी इस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं, बट वो बंदा उस पर्पस पे सेट था और वो पर्पस उसको कहाँ से कहाँ ले गया। नाउ थिंग इज, मैस्लो की हायरार्की पे वापस जाते हैं। ये वेल्थ, देयर इज वन प्लेस वेयर वी टॉक अबाउट वेल्थ और रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारा पर्पस जो है फिलहाल के हिसाब से मैस्लो की हायरार्की पर सेट है। और होता क्या है आप इसको ऐसे समझें कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक बायोलॉजिकल सिस्टम फिट करके दिया है, जिसमें उन्होंने ये आपको बताया है कि आपकी जो कॉम्पिटेंस है, यानी आपकी जो सलाहियत है, वो आप तय कर सकते हो। अब जिस दिन फरीदुल ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने अरबिक, कुरानिक अरबिक को इजी बनाना है, उन्होंने कहा मुझे मतलब उम्मत की थोड़ी सी हेल्प करनी है, एंड आई हैव टू मेक कुरानिक अरबिक एक्सेसिबल। तो अब इनके अंदर इन्होंने ये मकसद सेट करते के साथ एक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, एक पूरा सेटअप, जिस सिस्टम में इनका टारगेट है कुरानिक अरबिक का कोई टूल जनरेट कर। अभी तो खुद भी रिफाइंड नहीं है, पर फर्क करें कि डिसाइड कर लें कि हाँ मैंने वो टूल जनरेट करना है। अब वो जैसे अभी आपका एआई चैट जीपीटी है, जस्ट लाइक दैट, अगर आप अपने दादा से, अपनी दादी से, अपनी नानी से बोलेंगे कि भाई एआई चैट जीपीटी है, ऐसा है वैसा है, तो वो अच्छा छोड़ो, दादा दादी से नहीं, मम्मी पापा से बोल दो, वो तुम्हारा मुंह देखेंगे क्या बोल रहे हो। दैट वाज अ फार फेच ड्रीम फॉर देम, वो सोच भी नहीं सकते थे। जैसे कि दादियों से, आई रिमेम्बर ये बॉक्स फोन था जो आपका वायर्ड फोन होता था, तो माय नानी और सम रिलेटिव ऑफ हर्स, उन्होंने पहली बार जब उसको देखा तो उन्होंने बड़ी इनोसेंस से कहा कि वो तो एक डब्बे में से एक आवाज आती है, वो डब्बे में से आवाज से बात करती है। उन्होंने मुझे इंडिकेट करके, आई मस्ट हैव बीन इन 10th और 12th स्टैंडर्ड। फॉर हर डब्बे में से ही आवाज आ रही है ना, नो, बिकॉज शी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड
कि डब्बे में से आवाज कैसे आ सकती है, देयर इज दिस वायर विच इज गोइंग थ्रू सम पोल और आप किसी से बात कर रहे हो, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। तो उसी तरह से अब आप सोचो कि इन्होंने टूल जनरेट कर दिया और वो कुरानिक अरबिक को उसने इजी बना दिया फॉर सम मीन्स। कोई इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया या टूल जनरेट कर दिया और हमें अरबिक फट समझ में आने लगी या हमारी लर्निंग स्पीड बहुत तेज हो गई। सो फरीदुल ने अपने अंदर एक पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और अब इनकी पूरी बॉडी, जैसे मैंने कहा कि बहुत तेज बुखार में भी अल्लाह ना करे, he will get up because he has a scheduled class or a scheduled meeting. So the body is not permitting, but वो सिस्टम कह रहा है अरे नहीं जाएगा यार तो नुकसान हो जाएगा, मीट बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीट है। वन सेकेंडली ही हैज सम लॉस, कुछ लॉस होता है इनको, फाइनेंशियल लॉस, अगेन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एंड ही डज नॉट हैव इनफ मनी बट ही हैज अ डेडलाइन कि इतने ये कोर्स तो ये यहाँ पर मिल रहा है और इसके बाद पता नहीं मुझे ये चांस मिलेगा ये कोर्स करने का कि नहीं, ही इज अ वेरी रेनाउंड टीचर और मैंने करना है। तो ये बंदा कहीं से भी पैसे जुटाएगा, कहीं से भी, किसी भी सर्कमस्टांस में जाकर, किसी भी हद तक जाकर के उसके लिए पैसे जुटाएगा। अभी ये जो आपके अंदर का इननेट सिस्टम है, हम इसे मिस यूज करते हैं, वी मिस यूज इट टू परस्यू पीपल एज एन, इश्क मोहब्बत में लड़के या लड़की को परस्यू कर रहे हैं इन द वेरी एक्सट्रीम सिनारियोज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रूटीन थिंग्स, मतलब एक्सट्रीम में जाकर के परेशानी की हद तक खुद को भी परेशान करें या अगले को पार्टी को भी परेशान करें, उनको परस्यू कर रहे हैं, या हम दौलत के मकासद को परस्यू कर रहे हैं, या हम पावर के मकासद को परस्यू कर रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें ये होती है, आपके अंदर ये नेचुरल सिस्टम फिट है तो आप किसी ना किसी चीज को परस्यू तो करोगे, बिना परस्यू किए आप रह नहीं सकते। आप बेमकसद अगर जी रहे हैं तो आप पहली चीज तो ऐसे लोग ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं। इस क्लास में मौजूद कोई शख्स, कोई भी एक शख्स बेमकसद नहीं, यही दलील है उसकी सेरोटोनिन अलाइंड होने की कि वो इस क्लास में मौजूद है। अदरवाइज व्हाई वुड यू इन्वेस्ट योर टाइम इन सच अ क्लास। मैं कोई बहुत रिनाउंड स्पीकर तो नहीं हूँ बट आपको कुछ सीखने की तलब यहाँ लेकर के आई है, वो आपके अंदर के इनेट सिस्टम से आ रही है। But you will come across people whose systems are not aligned or not rightly aligned. Not rightly aligned if you're pursuing पैसा, तो जैसे कि हमने मुबारक भाई ने लीडरशिप की क्लास में बताया था, तभी तो वो स्टेज आएगी अगर आप बिल्कुल ही मतलब अल्लाह भी आपके साथ है और आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, तो आपको कोई ना कभी ना कभी वो स्टेज आ जाएगी कि जो आपने पैसे का एक टारगेट रखा था वो आपने अचीव कर लिया, या जिस शख्स को हासिल करने का टारगेट रखा था उसका हसूल हो गया, या घर बनाने का टारगेट रखा था या फलानी जगह जाकर के जॉब करने का, पढ़ने का टारगेट रखा था, वो अचीव हो गया। फिर जैसे ही वो अचीव हो जाएगा, वो मोटिवेशन, वो सेटअप, और आपने इतना ज्यादा अपने सिस्टम को एक अलाइनमेंट में रखा हुआ था, वो सडनली गायब हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको डिप्रेशन ही आना है। डिप्रेशन मतलब मकसद की कमी, मकसद गायब हो गया, अब जिंदगी में वो मकसद नहीं है जो पिछले चंद साल से था, तो सडनली आपको फिर डिप्रेशन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है। अब मेरा, जैसे ही मैंने आपको सेरोटोनर्जिक पाथवे बताया तो मैंने आपको ये बताया कि जब आपने मकसद से अपनी बॉडी को अलाइन कर लिया, अपने सिस्टम को अलाइन, अपनी सोच को बेसिकली अलाइन कर लिया, तब आपका रैस का सेरोटोनर्जिक पाथवे वो डेटा ढूंढ ढूंढ करके आपको दे रहा है। अब अगर आप किसी पर्सनैलिटी को परस्यू करें, शाहरुख खान को परस्यू कर रहे हैं, या शाहरुख खान को इसलिए परस्यू कर रहे हैं कि यार उसके पास कितना पैसा है, मेरे पास भी पैसा हो, मेरे पास भी ऐसा कार हो, तो आप नोइंगली अननोइंगली, आप चाहे शाहरुख खान के पैसे को ही परस्यू कर रहे होंगे बट अननोइंगली और नोइंगली आप शाहरुख खान को मिमिक करने लगे। वो ऐसे बैठता है, ऐसे खाता है, ऐसे बात करता है, ऐसे देखता है, घर वालों को ऐसे ट्रीट करता है, आप उसको कॉपी करने लगेंगे। अब चले जाए, अब जिन आप में से वो लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या आपको कुछ अगर बातें याद हैं, तो आप जैसे ही बचपन में जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 3 to 4 years, 3 to 6 years के जो बच्चे हैं, ये अपने पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली मिमिक करते हैं, उनकी एक्शंस को मतलब एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। कहते हैं नहीं, बच्चा और बंदर एक समान होते हैं,
इमिटेट करते हैं। वो सिर्फ आपके एक्शन को ही इमिटेट नहीं कर रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स को इमिटेट कर रहे हैं, आपके फियर्स को इमिटेट कर रहे हैं। आपके फियर से वो अपनी जिंदगी का पर्पस दे, कि फर्ज करें बचपन में अगर डिस्कशन ये होता था बहुत ज्यादा कि अगर इतने पैसे होते ना तो हम यहाँ नहीं रह रहे होते, हम फलाने घर में रह रहे होते। अगर या फिर दादी नानी से बड़ा सा डिस्कशन होते रहता है या फिर झगड़े होते हैं ना, तो अगर इतने पैसे होते ना तो हमें इनकी झिक नहीं सुननी पड़ती, हम अपने घर में अलग रहते। तो नेचुरली अननोइंगली उस छोटे बच्चे के दिमाग में ही हो जाएगा कि अच्छा मम्मी इसलिए परेशान रहती है क्योंकि मम्मी के पास पैसे नहीं। मैं बड़ा होऊंगा, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और मम्मी को इस परेशानी से निकाल दूंगा। यू माइट हैव हर्ड किड्स यूजिंग दीज वर्ड्स आल्सो। माय सिस्टर व्हेन शी वाज वेरी यंग, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, छोटी थी जब तो उसको तली हुई चीजें मना थी, समोसे, चिप्स, डीप फ्राइड सब चीजें उसको मना थी। तो यही बार बार जैसे ही वो अगर ऐसा कुछ डीप फ्राइड खाने की कोशिश करे तो मम्मी उसको रोक देती थी कि मत खाओ। नाउ शी डजंट अंडरस्टैंड कि उसको क्या ऐसी एलिमेंट है कि वो चीज उसको नहीं खानी है, उसके लिए तो यही है ना, मम्मी ने रोक दिया। तो हैज दिस इज नाउ ऑन हर माइंड। ये उसके माइंड को इतनी हद तक ड्राइव करता था कि शी यूज्ड टू रिपीट दिस सेंटेंस कॉन्स्टेंटली, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक पूरा रूम भर के आई विल हैव समोसास एंड आई विल हैव चिप्स। आपके लिए एक छोटे बच्चे की स्टेटमेंट है, समथिंग वेरी फनी है, मजाकिया तौर पे आप लोगे, बट फॉर दैट चाइल्ड इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट हैज द सेम इफेक्ट जो आपको आपका घर, जब आपने पैसे जमा किए आप अपना घर बनाने के लिए और आप किसी वजह से आपका घर नहीं बन पाया या पैसे इनफ नहीं हुए, आपको उस केस में जो दुख होता है वाई, बिकॉज यू आर फ्रेमिंग देयर केमिस्ट्री। आप उनकी केमिस्ट्री फ्रेम कर रहे हैं और एक बार जब उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है और उनकी केमिस्ट्री पूरी हो जाती है, बन जाती है, तो फिर आप उस केमिस्ट्री, फिर आप उसी बच्चे से, वो जो 3 या 4 साल का बच्चा था, जब वो 14-15 का या 24-25 का होता है, तब आप उसे कंप्लेन करते हो कि तुम्हारा तो एटीट्यूड ऐसा है वैसा है, नेगेटिव है, या तुम इस चीज के पीछे भाग रहा है, फिल्मों के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग डाल दी है। तो अगर अपने केस में वो बात समझ में आती है तो जी आपके एक्सेस में है एज पेरेंट्स और खाला और फूफी, देन यू प्लीज मेक प्रॉपर उनके पेरेंट्स तक ये डिटेल्स पहुंचे। ओके, अब एक्टिवेट कर दिया, अब उस सिस्टम में जो भी figure, why do you think he's a popular figure? Because he brought in पर जैसे ही फरीदुल सेट करते हैं तो फरीदुल का अल्फा कौन है? फरीदुल, कैन यू प्लीज अनम्यूट? अल्लाह। ओके, एनीबडी एल्स हु थिंक्स कि फरीदुल का अल्फा अल्लाह के अलावा कोई और हो सकता है? ये हम यहाँ पर फिक्री बहस नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं। सो प्लीज डोंट बी अफ्रेड, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करेक्शन के लिए इधर बैठे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु यस, अलैहि करेक्ट। वसल्लम। चांद भाई? जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह को अपन उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते ना। नबी वसल्लम इज अल्फा फॉर अस। अच्छा, ओके। आसमा, आपका भी यही रीजन है? ऑब्वियसली यस।
ओके उस पर हसीना तो आप ही हैं। नहीं नहीं ठीक है, वी विल डिस्कस। फरीदुल, जी आपने अल्लाह का नाम लिया, जी आप अपनी अपनी रीजन बताएं। आप तो शख्सियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ हैं, फिर भी आपने अल्लाह का नाम लिया। जी बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्टीमेटली हमें अल्लाह से मिलाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए एक मतलब उस पर्पस को अचीव करने के लिए रास्ते दिखाने वाले हैं, ठीक है। मगर जो अल्फा के मैं अल्फा से जो समझ रहा हूँ, मैं आपको वो बोल रहा हूँ जी कि अल्फा को हम जो समझते हैं कि सोचे कि मैं शाहरुख खान को अल्फा समझता हूँ, हम्म तो शाहरुख खान को इसलिए सोचता हूँ कि वो उसके पास इतना वो इतना हम्म फेमस है, उसके पास पैसे है, हम्म राइट। हम्म इसलिए मैं उसको अल्फा समझता था। हम्म जब मैंने मतलब कोई भी चीज में जो मेरे लाइफ में कोई भी एक्शन में करता था, तो मैं कंपेयर करता था एक साथ कि मतलब शाहरुख खान के पास इतना है, तो मुझे मेरे पास भी ऐसा हो जाए, तो फिर मैं मतलब मतलब अभी जिस स्टेट में हूँ इससे भी ज्यादा मैं डेवलप कर जाऊंगा। हम्म। तो इंसान का फितरत है, वो हमेशा अपने से जो है ना ज्यादा ऊपर है और ज्यादा ताकतवर है, उसको देखता है, तो वो उससे ताकत हासिल करता रहता है। तो जब हम अल्लाह को देखते हैं, तो अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि एक हदीस में सिखाया जाता है कि जो एक कुरान का आयत है कि अल्लाह का एक नाम है अल्लाह कवी, सबसे हम्म ताकतवर। तो हम्म जब हम ताकतवर के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो हम भी ताकतवर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आग के सामने बैठे तो हमें गर्मी लगती है, और हम बर्फ के सामने बैठते तो हमें ठंडा लगता है। इस तरीके से अगर हम सबसे ताकतवर से अपना रिश्ता जोड़े, तो हम ताकतवर होते हैं। अब इस ताकतवर का संग रिश्ता जोड़ने का रास्ता मैं फिकी मसाइल से नहीं बोला मैंने जी कि जी जी। अल्लाह के रसूल, नहीं, ये फिक्र की राइट। क्लास भी नहीं, आपको जज नहीं कर रहा है कोई भी, आप बोलिए। जी जी जी, मैंने इसलिए सोचा कि जो है अल्टीमेट पर्पस है, वो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलने का रास्ता जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से मैंने बात किया था। जी ओके, डन। एक्चुअली फरीद इज नॉट रॉन्ग, उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है। अल्टीमेटली हम सबका अल्फा अल्लाह ही है। अल्फा वो होगा जिसको आप ऐसे समझें कि एक सीढ़ी है, और सीढ़ी के दूसरे छोर पर जो है वो अल्फा है। आप सबसे नीचे के छोर पे हैं, दिस एंड एक्सट्रीम एंड वन एंड, सबसे नीचे, और जो सबसे ऊपर है वो अल्फा है। दैट इज अल्फा। हायरार्की ऑफ डोमिनेंस जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, देखिए आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, इसमें ओमेगा गामा बीटा अल्फा। अल्फा माने जो लैडर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे बैठे हुआ है, वो अल्फा है। तो एक्चुअली में हम सब का अल्फा अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बट द थिंग इज, वो अल्फा ऐसा है ना कि आप उस तक कभी रीच नहीं कर पाओगे। जी तो बिल्कुल मैं पे एक बात बोल दूं कि आपने भी एक बात कहा ना कि अब हम जब किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, जब उस तक हम पहुंच जाते हैं ना, तो फिर हमारा जो एनर्जी है वो डाउन हो जाता है, ठीक जी है। ये हाँ, तो अल्लाह तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। जो बंदा अल्लाह अल्लाह को पर्पस बना लेगा, तो मतलब उसका लेवल जो है ना, वो कभी भी रुकेगा ही नहीं, वो हमेशा अपग्रेड होता जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, फिर लिमिटलेस हो जाएगा। मैंने इस प्रोस्पेक्टिव से इसको ऐसे सेटिंग किया, मतलब अल्लाह मैं वाला। आपकी बात समझ गई, बट इसमें थोड़ी सी करेक्शन अब आपकी इस बात में ये है कि हम नबी अलैहिस्सलाम तक भी कभी नहीं पहुंच सकते। दैट इज जी जी अनदर फैक्ट। तो अल्लाह ही हमारा अल्फा है, बट वो अल्फा जो है ना, वो मतलब वो अल्फा इंफिनिटी है। तो जी हमारे लिए अचीवेबल अल्फा, अब हम आसमां और चांद की बात पे आते हैं, हमारे लिए अचीवेबल अल्फा की जो पेशकश है, जो होप है, वो नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये है एक, अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि वो आबिद है, मैं माबूद हूँ, और हम दोनों में यही फर्क है। तो इट इज द सेम लाइन। सो अगर कोई ये कहता है कि उसका अल्फा अल्लाह ताला है, तो आप कंप्लीटली रॉन्ग नहीं हो। बट यू यू कैन नॉट से दिस, फिर आप फिकी मसलों में भी फंसेंगे और बहुत सारे फिलोसॉफिकल इश्यूज में फंसेंगे। सो थिंग इज, यू शुड ऑलवेज टारगेट नबी इस्लाम एज योर अल्फा, क्योंकि नबी इस्लाम का रास्ता ही
अल्फा। सो नाउ अब जब फरीदुल ये कहते हैं कि मैंने वो कुरान का टूल बनाना है, कुरानिक अरबिक का टूल बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है वगैरह जो भी, so then he'll start mimicking the behavior of the commander in chief Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. एंड एक चीज में, दूसरी चीज में, तीसरी चीज में, कुरान की एक्सेप्टेंस में, कुरान की इंटरप्रिटेशन में, कुरान की ओबीडियंस में, कुरान की इम्प्लीमेंटेशन में, धीरे 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 करके फरीदुल विल कीप मिमिकिंग नबी इस्लाम, टेकिंग हिम एज हिज अल्फा। अब आ जाता है कॉन्ट्ररी। अगर किसी ने इलॉन मस्क को अल्फा बनाया, नरेंद्र मोदी को अल्फा बनाया, शाहरुख खान को अल्फा बनाया, तो जैसे ही अगर कोई स्कैम इनमें से किसी भी शख्स का सामने आता है या कोई ऐसी नागवार बात, जैसे कि अगर फरीदुल ने शाहरुख खान को, फरीदुल आई एम सॉरी मैं आपका एग्जांपल यूज कर रही हूँ, शाहरुख खान को अपना अल्फा बनाया और कोई ऐसी कोई नाकाबिले बर्दाश्त बात जो फरीदुल के पर्सनल जो उनकी डूज एंड डोंट्स की डायरी है उसमें उन्होंने लिखी हुई है और शाहरुख खान इज फाउंड पब्लिकली डूइंग दैट एक्ट जो फरीदुल को बिल्कुल ही नागवार है कि मतलब नफरत की हद तक, तो उनका अल्फा उस पॉइंट पे डेवस्टेट हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा। और जैसा ही ऐसे होगा, द मोमेंट दिस थिंग हैपेंस, इनकी जो अंदर की जो केमिस्ट्री है दैट विल बी शैटर्ड। और देखिए अब स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे आइए, स्लाइड की, इस स्लाइड के लास्ट लाइन पे आइए, मूविंग अवे फ्रॉम अल्फा इज डिप्रेशन। इनका अल्फा जिस मोमेंट शैटर हो जाएगा, ही विल फॉल इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन एक्चुअली अंग्रेजी जबान का एक लफ्ज है जिसको साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वाकिफ हो तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जैसे क्रेस्ट एंड ट्रफ करके, crest and wave. Can you see this wave? क्या आपको स्क्रीन पे ये वेव दिखाई पड़ रही है? इसमें देखिए ये क्रेस्ट का हिस्सा है, यानी ये ऊंचाई का हिस्सा है, और ये ट्रफ, यानी ये जो अगर यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हाईएस्ट ये इस पॉइंट तक जाता है और लोवेस्ट ये इस पॉइंट तक जाता है। इसी को डिप्रेशन कहते हैं। जब इंसान अल्फा को परस्यू कर रहा होता है तो वो इस सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है। अब शाहरुख खान यहाँ बैठे हुए हैं, तो जैसे ही आप दोनों ही केसेस में या तो शाहरुख खान बन गए या शाहरुख खान कोई नाजेबा हरकत करते हुए पकड़ा गया, दोनों ही केसेस में ये जो सिचुएशन है आपकी, ये यहाँ पर आकर के फ्रीज हो जाती है। तो फिर अगर यहाँ से आगे बढ़ना है जिंदगी में, तब आप डिप्रेशन ही की तरफ तो बढ़ोगे। अगर अल्फा ऐसी पोजीशन में है कि ये ग्राफ बस ऊपर ही जा रहा है, नीचे जाता ही नहीं है, ये हसूल भी नहीं होता इसका, तो आप जिंदगी की आखिरी सांस तक इसी काविश में लगे रहेंगे। आपका अल्फा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। नतीजा ये कि आपके पास डिप्रेशन का न वक्त होगा न वक्फा होगा। यू विल नेवर गो इनटू डिप्रेशन। थोड़ी देर के लिए आपकी मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि भाई अल्फा बहुत दूर है, नबी इस्लाम इज परफेक्ट, आई कांट डू दैट, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट प्रोजेक्ट, फरीदुल को अपना प्रोजेक्ट याद आएगा कि अरे पर मैंने तो वो यार करना है, वो तो करके मैंने दिखाना है यार, ओ गॉड, चलो फिर से ट्राई करते हैं। तो द अल्फा इज इंटैक्ट, फिर सुबह उठाएगा, फिर लेके जाएगा, फिर काम कराएगा। आपने कॉन्स्टेंटली इसी जद्दोजहद में आपको रखेगा। जी फरीदुल, आपने हैंड रेज किया है। जी मैं अपना जो वर्ड है उसमें थोड़ा करेक्शन चाहता हूँ कि मतलब मेरा अल्लाह से मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मेरी नहीं नहीं गारंटी है, ईआई की क्लास है, आपको कोई जज नहीं करेगा किसी की। नहीं मैं किसी के यहाँ सब जजमेंट से नहीं स्टूडेंट्स हैं। डरता। नहीं जी, नहीं मैं किसी के जजमेंट से नहीं डरता, वो मैं परवाह भी नहीं करता किसी का जजमेंट का। मैं बहुत ये बेहतरीन। जी जी मैं इसलिए क्योंकि मिसकॉन्सेप्शन जा सकता है किसी के दिमाग में, इसलिए मैं इसको वाजे कर देना चाहता था कि अल्लाह से मुराद है अल्लाह का रजा। ठीक है, ये मेरा मुराद था। जी 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 बस। बिल्कुल, जी बेशक।
जो भी अल्लाह को अल्फा बना रहा है, अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की राजगी, अल्लाह मुझे एक्सेप्ट कर ले, अल्लाह मेरे से खुश हो जाए, यही उसका टारगेट है। ओके, नाउ एक पॉइंट यहाँ पर जरूर समझना है कि all the other chemicals, and by chemical I mean all the secretions of the brain and the heart and the blood, आपकी total chemistry सेरोटोनिन के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगी। अब ले लेते हैं इस केमिस्ट्री में सबसे बड़ा जो अड़ंगा है, जो हमारा अगला हार्मोन है, दैट इज कोर्टिसोल, जो कि हर चीज को डिस्ट्रॉय करने वाला है, कि हर चीज पीछे हटती है और कोर्टिसोल सबसे सामने आता है। तो जिस दिन से भी फरीदुल इस काम में लगेंगे, उनकी डोमिनेंस, उनकी हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस सेट हो जाएगी, उनका अल्फा सेट हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले मुश्किल पेश आएगी उनको शैतान की तरफ से। तो शैतान उनको सबसे पहले डराने की कोशिश करता है। फर्ज करें डराता है, कोई ऐसी सिचुएशन रख देता है, उनके फादर, क्या कर रहे हो तुम, ये कौन से खुराफात में लगे हुए हो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फरीदुल प्लीज डोंट माइंड, मैं आज आपको बहुत आपका नाम लेके बहुत सारी चीजें करती हूँ, और तुम या तो ये तो तुम काम छोड़ो, निकल जाओ यहाँ से, या तो मेरे घर से निकल जाओ, या फिर तुम ये काम छोड़ो। इमीडिएटली फरीदुल का अगला हार्मोन ट्रिगर होता है, दैट इज कोर्टिसोल, फियर फैक्टर। मैं इतनी जल्दी कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे पास सेविंग्स भी नहीं है, देयर इज नोबडी टू हेल्प मी अराउंड। देन इस सिचुएशन में भी ये थॉट्स परेशान करे 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 करे, देन एक पॉइंट आएगा when the serotonin, when the cortisol has a little drop in the body, and the serotonin will again take over, because alpha is Nabi alayhi salam sallallahu alaihi wasallam, and suddenly और आप देखिए, रैस को मत भूलिए, रैस क्या कर रहा है आपके साथ, सर आपके अल्फा, आपने अपनी कॉम्पिटेंस हायरार्की सेट कर रखी है, मुझे वो टारगेट अचीव करना है, मेरा अल्फा नबी अलैहि सलाम है, तो अब सेरोटोनिन क्या करेगा, सडनली आपके स्क्रीन पर एक हदीस आएगी जिसमें वाकया ताइफ होगा, या वाकया उहुद होगा, या सूरह दुहा होगी, या फिर मॉक कर रहे होंगे कि क्या हुआ माज़अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, या मोहम्मद तुम्हारा अल्लाह तुम्हें भूल गया, क्या हुआ, तुम्हें कोई मैसेज नहीं आया, मतलब तुम्हें कोई वही नहीं आई, एंड सडनली फरीदुल विल बी लाइक, अरे यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है मैं डायरेक्ट से बोल दूंगा, मैं तो ये काम नहीं छोड़ रहा हूँ, और मैं फिलहाल जाना नहीं चाहता हूँ, अगर आप निकालोगे तो निकाल देना, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ ये काम। तो he is pulled out of that situation also. This is the reason we call it the master chemical. It can actually pull you out of any and every situation. Depends आपने अलाइनमेंट सही से की है या नहीं की है, आपको ये केमिकल ठीक से इसकी फंक्शनिंग समझ में आई है या नहीं आई है। Am I clear up till here? Done. अब एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट में, डू यू सी दिस वर्ड तागूत? बहुत आसान सी डेफिनेशन देती हूँ ताकूत की। अगर अल्लाह के अलावा, अल्लाह, और हम इसमें इक्वल टू का साइन डाल देंगे नबी अलैहि सलाम के लिए, इक्वल टू वो वाला नहीं, मैथ्स वाला नहीं, जिसमें मतलब लीडिंग इक्वल टू जो होता है, जो केमिस्ट्री वाला होता है, तो केमिस्ट्री वाला इक्वल टू का साइन, अल्लाह, अल्लाह के नीचे, मतलब अल्फा की लैडर वही है, सबसे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देन नबी अलैहि सलाम। अगर ये आपने अल्फा अलाइन कर दिया है ना, अस्मा एंड चांद, मेक श्योर अल्फा अगर अल्लाह के अलावा कोई भी है, पैसा, पावर, कोई लड़की, कोई लड़का, सम जॉब, सम गाड़ी, सेटलिंग इन सम कंट्री, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, दैट इज तागूत। इतनी सिंपल डेफिनेशन है तागूत की। आपकी अल्फा की मिसअलाइनिंग हुई है, आप तागूत में हैं। And with that, I am wrapping up serotonin. There is a lot more to tell, but मेरे पास इससे ज़्यादा वक्त नहीं है. I think we are done with serotonin till here. Serotonin समझ आई? Okay. Questions मैं बाद में लूँगी because I really don't have time.
आज आपको समझ में आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी था, न्यूरोकेमिस्ट्री, जी बायो जी पढ़ना। आज आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की थोड़ी सी फील मिल रही है। जी, आज थोड़ी स्लाइड्स अलग थी शुरू की, तो वो थोड़ा समझ में आया लिटिल बिट। नहीं मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू रीड or why we need to discuss neurochemistry and bio and philosophy here? Do you जी understand जी that? मतलब जी जी देखिए, नीड तो इसकी समझ बेशक है कहीं ना कहीं। अब ये होता है ना जहनों के ऊपर कि कौन कितना समझ पा रहा है, कि किसी को वो बात आपको बायो के नजरिए से समझ में आ सकती है और नहीं तो दूसरे आज को आपको किसी और सेरोटोनिन एंगल में से। ये समझ में आया ना कि फरीदुल जी 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 की जो चाहत होगी, कोई मूवी का डायलॉग भी था ना कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, देन द आंसर इज गिवन, नहीं जो हम एक्चुअल में रियल में चाहते हैं होता वही है। तो अगर आपके साथ कुछ हम्म गड़बड़ हो रहा है, नहीं ठीक है हो रही चीज, इसका मतलब आपकी चाहत में प्रॉब्लम है, आप उस चीज को ढंग से नहीं चाहते। और आप उसको क्यों नहीं ढंग से चाह रहे, क्योंकि आपने उसकी सोच कभी बनाई ही नहीं, आपकी उस चीज की फिलोसफी ही सेट। आपने कहा जरूर कि आप दीन का काम करेंगे, आप अल्लाह से रग़बत चाहते हैं, आप नबी इस्लाम के घर के बगल में अपना घर चाहते हैं, आपको जन्नतुल फिरदौस चाहिए, आपकी चाहतें थी, डिजायर्स थे, और आपने उसके लिए अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, शिद्दत नहीं थी। आपने काम नहीं किया।